2 इंच मोटी परत चढ़ आई थी 34 वर्षीय सुरभि के शरीर पर। अगर परत सिर्फ चर्बी की होती तो और बात होती। उसके पूरे व्यक्तित्व पर तो जैसे सन्नाटे की भी एक परत चढ़ चुकी थी। खामोशी के बुर्के को ओढ़े वह एक यंत्र चालित मशीनी मानव की तरह सुबह उठती। उसके हाथ लगाने से पहले ही जैसे पानी का टैप खुल जाता। गैस पर चढ़ा चाय का पानी चाय के बड़े मग में परसकर उसके सामने आ जाता। कार में चाबी लगाने से पहले ही कार स्टार्ट हो जाती और रास्ते के पेड़ व पत्थर उसे देखकर घड़ी मिलाते चलते। ऑफिस की टेबल उसे देखते ही काम में व्यस्त हो जाती। कंप्यूटर और कागज़ तबीयत बदलने लगती। आज वह मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोस्ट पर थी। सधे हुए कदम, कंधे तक कटे सीधे बाल, सीधे कट के कपड़े उसके आत्मविश्वास को और उसकी सफलता के संकेत थे। किरण शर्मा जो उसकी सेक्रेटरी थी कि गुड मॉर्निंग पर सुरभि ने सिर उठाया। किरण कह रही थी, सुरभि आज आपको अपने ऑफिस के नए अधिकारी से मिलना है। हाँ, याद है मुझे उनका नाम। थोड़ा रुककर याद करके उसने कहा, जीजीशा। ये क्या नाम है? किरण ने हंसी का तड़का लगाकर सुरभि को पूरा नाम परोसा, गिरिजा गौरी शंकर। किंतु सुरभि को ये हंसने का मामला नहीं लगा। ठीक है, वो आ जाए तो 2 कॉफ़ी भेज देना। बाहर निकलकर किरण ने मोनिका से कहा, लगता है एक और रोबोट आने वाली है। हाँ, नाम से तो ऐसा ही लगता है, दोनों ने मस्ती में कहा। जीजीशा तो निकली बिल्कुल उल्टी। जैसा सीरियस नाम उसका, उसके उलट था उसका व्यक्तित्व। क्या फिगर थी, क्या चाल। फिल्मी हीरोइन अधिक और एक अत्यंत सीनियर पोस्ट की हेड कम लग रही थी। उसके आते ही सारे पुरुषकर्मी मुंह बाए लार टपकाने लगे। सारी महिलाएं, चाहे वे बड़ी उम्र की थी या कम की, अपने अपने कपड़े, चेहरे व बाल संवारने लगी। लगभग 35 मिनट के बाद जीजीशा जब सुरभि के कैबिन से लौटी तो उसके कदम कुछ असंयमित से थे। वो किरण के सामने की कुर्सी पर धम से बैठ गई। लीजिए, पानी पीजिए। उनसे मिलकर अक्सर लोगों के गले सूख जाते हैं। मिस किरण ने सुरभि के ऑफिस की तरफ इशारा किया। सुरभि तो थी ही ऐसी, कड़क चाय सी कड़वी, किंतु गर्म नहीं। कड़वाहट उसके शब्दों में नहीं, उसके चारों ओर से छूकर आती थी। जीजी शायद सुरभि की हम उम्र थी, परंतु ऑफिस में उसे रिपोर्ट तो सुरभि को ही करना था। ऑफिस में सब एक दूसरे का नाम लेते थे। सिर्फ राजीव अग्रवाल को बॉस कहते थे। ऐसा नहीं था कि गला सिर्फ जीजीशा का सूखा हो। उससे मिलकर सुरभि की जीवन रूपी मशीन का एक एक पुर्जा चरचराकर टूट गया था। जीजीशा ने उसे नहीं पहचाना, किंतु सुरभि उसे देखते ही पहचान गई। जीजीशा उर्फ गिरजा गौरी शंकर या गिन्नी, पल भर में कोई बात ठहर कर सदा के लिए स्थायी क्यों बन जाती है। सुरभि के स्मृति पटल पर परत दर परत ये सब क्या खुलता जा रहा था। कभी उसे अपना बचपन झाड़ी के पीछे छुपन छुपाई खेलता दिखता तो कभी घुटने के ऊपर छोटी होती फ्रॉक को घुटने तक खींचने की चेष्टा में बढ़ा अपना हाथ। एक दिन फ्रॉक के नीचे सलवार पहनकर जब वह बाहर निकली थी तो उसकी फैशनेबल दीदी सारिका, जो कॉलेज में पढ़ती थी, उसे देखकर हंसते हुए उसके गाल पर चिकोटी काटकर बोली, सुरभि, ये क्या उटपटांग पहन रखा है। सलवार सूट पहनने का मन है तो मम्मी से कहकर सिलवा ले, पर तू तो अभी कुल 13 बरस की है, क्या करेगी अभी से बड़ी अम्मा बनकर। इठलाती हुई सारिका दीदी किताबें हवा में उछाल कर चलती बनी। सुरभि कभी भी दीदी की तरह नए डिज़ाइन के कपड़े नहीं पहन पाई। उसमें ऐसा क्या था जो तितलियों के झुंड में परकटी सी अलग थलग घूमा करती थी। घर में भी आज्ञाकारी पुत्री कहकर उसके चंचल भाई बहन उस पर व्यंग कसते थे। माँ की दुलारी, पापा की लाडली, टीचर्स पेट आदि शब्दों के बाण उस पर ऐसे छोड़े जाते थे मानो वे गुण ना होकर गाली हो। सुरभि के भीतर, खूब भीतर, एक और सुरभि थी,
जो सपने बुनती थी, जो चंचल थी, जो पंख लगाकर आकाश में ऊंची उड़ान भरा करती थी। उसके अपने छोटे छोटे बादल के टुकड़े थे, रेशम की डोर थी और तीज बिना तीज वह पिंग बढ़ाती खूब झूला झूलती थी, जो खूब श्रृंगार करती थी, इतना कि स्वयं श्रृंगार की प्रतिमान रति भी लजा जाए। पर जिस गहरे अंधेरे कोने में वो सुरभि छिपी थी, उसे कोई नहीं जान पाया कभी। एक दिन जब उसके साथ कॉलेज आने जाने वाली सहेली कॉलेज नहीं आई थी, वह अकेली ही मॉल रोड की चौड़ी छाती पर, जिसके दोनों ओर गुलमोहर के सुर्ख लाल पेड़ छतरी ताने खड़े थे, साइकिल चलाती घर की तरफ आ रही थी। रेशमी बादलों के बीच छन छन कर आ रही धूप की नरम नरम किरणों में ऐसी उलझी कि ध्यान ही नहीं रहा कि कब उसकी साइकिल के सामने एक स्कूटर और स्कूटर पर विराजमान एक नौजवान उसे एकटक देख रहा था। लगता है आप आसमान को सड़क समझ रही हैं। यदि मैं अपना पूरा ब्रेक न लगा देता तो मैडम आप उस गड्ढे में होती और दोष मिलता मुझे। माना कि छावनी की सड़कें सूनी होती हैं, पर कभी कभी हम जैसे लोग भी इन सड़कों पर आते जाते हैं, और आते जाते में टकरा जाए, और वह भी किस्मत से किसी परी से। सुरभि इस कदर सहम गई, लजा गई, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि गुलमोहर का लाल रंग उसके चेहरे को रंग गया। अटपटे ढंग से सॉरी बोलकर तेज तेज साइकिल भगाती चल पड़ी वहां से। उस स्कूटर वाला तो निकला उसके भाई नीरज का दोस्त, जो कुछ दिन पहले ही एयरफोर्स में ऑफिसर बनकर लौटा था। बड़ा ही स्मार्ट, वाक चतुर। ड्राइंग रूम में उसे बैठा देख वह चौंक पड़ी। वो बचकर चुपके से अपने कमरे की ओर लपकी। तभी उसके भाई ने उसे आवाज़ दी, अपने दोस्त से परिचय कराया। विनय, मिलो मेरी छोटी बहन सुरभि से। हेलो कहकर वह बरबस मुस्कुरा पड़ी। नीरज, अपनी बहन से कहो कि सड़क ऊपर नहीं नीचे है। और वो भाग गई। उसके कानों में उन दोनों की बातचीत थोड़ी थोड़ी सुनाई पड़ रही थी। समझ गई कि मॉल रोड की चर्चा चल रही थी। अपने को बातों का केंद्र बनता देखकर वह कुमुदनी सी सिमट गई थी। रात होने को आई, पर उस रात वह कुमुदनी बंद होने के बदले पंखड़ी दर पंखड़ी खिली जा रही थी। उनके घर जब भी विनय आता, उसके आसपास मीठी सी बयार छोड़ जाता। पगली सी सुरभि विनय की झलक सभी चीज़ों में देखने लगी थी। सिनेमा के हीरो से लेकर घर में रखी कला कृतियों तक में उसे विनय ही विनय नजर आता था। सुरभि अचानक भक्तिन बनने लगी। व्रत उपवास का सिलसिला शुरू कर दिया। माँ ने समझाया, पढ़ाई की मेहनत के साथ व्रत उपवास कैसे निभा पाएगी। मम्मी, मेरा मन करता है, उसने उत्तर दिया था। अरे तो कोई बुरा काम कर रही है क्या? अच्छे संस्कार हैं, दादी ने मम्मी से कहा। सुरभि के मन में सिर्फ अब विनय को पाने की चाहत थी। कॉलेज जाने से पहले वह मन ही मन सोचती कि बस किसी तरह विनय मिल जाए। बिटिया कहीं पिछले जन्म में सन्यासिनी तो नहीं थी? पता नहीं इसका मन संसार में लगेगा कि नहीं। मम्मी को चिंता सताती। कुछ नहीं होगा, अपनी सारिका तो दोनों की कसर पूरी कर देती है। चिंता तो उसकी है, ना पढ़ने में ध्यान, ना घर के काम काज में। जब देखो तब फैशन, डांस और हंगामा। उसके पिता ने माँ से कहा था, हाँ जी ठीक कहते हो, अब सारिका की शादी कर दो, फिर मेरी सुरभि के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ देना। और सुरभि के भीतर वाली सुरभि धत बोलकर हंस पड़ी। उसके पैर द्रुत गति से टिकता टिक टिक टिकता टिक टिक टिकता टिक टिक थई की ताल पर थिरक रहे थे, परंतु सहसा उसके पैरों की थिरकन द्रुत गति से विलंबित ताल पर होती हुई समय आने से पहले ही रुक गई। पैरों से घुंघरू उतार कर वह चुपचाप जाने लगी तो उसके डांस टीचर ने कहा, आज एक नया तोड़ा सीखना था सारिका, तो कभी ठीक से सीखती नहीं, अब तुम भी जा रही हो। 5 साल से नृत्य सीख रही हूँ मास्टर जी, अब मैं सितार सीखूंगी, सुरभि ने सहज भाव से कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं,
मास्टर जी ने भी हामी भर दी। कौन जान पाया कि सुरभि के पैरों की थिरकन क्यों रुक गई। उसमें कोई बाहरी बदलाव होता तो कोई देखता। सुरभि अपनी पढ़ाई और सितार के तारों में खो गई। दीदी सारिका की शादी में विनय दूल्हा। दीदी चली गई उस सपने के हिंडोले में बैठकर जो उसने अपने लिए बुना था। याद है मॉल रोड वाली सड़क की वह टक्कर। जीजा बना विनय उससे ठिठोली करता। जीजा को साली से मजाक करने का पूरा अधिकार था। जिस घोड़ी पर बैठकर विनय आया था उसके गले में पड़ा खूबसूरत हार सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु था। उस हार में जड़ा था खूबसूरत पत्थर जिसे सब देखते नहीं थकते थे। ये कौन है? जिज्ञासा से भरे सवाल निकले। विनय की क्या लगती है? हाय कितनी सुंदर है, पूरी मॉडल जैसी। पता चला कि विनय के पिता के दोस्त की लड़की थी और विनय की बचपन की स्वीट हार्ट। तब विनय ने उसे शादी क्यों नहीं की? वह अभी छोटी थी और बहुत महत्वाकांक्षी। उसने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए थे उसमें विवाह का स्थान था ही नहीं। विवाह को वह बंधन मानती थी। वे दोनों स्वतंत्र थे और स्वच्छंद भी। सारिका दीदी ने अपना घर बसाया, खिड़कियों पर झालरदार सफ़ेद लेस के पर्दे टांगे। परंतु जब वह खूबसूरत पत्थर उनके घर की खिड़कियों के सारे शीशे तोड़ गया तब 6 महीने की अपनी प्यारी सी गुड़िया आरुषि को गोद में लिए अपने हाथों बसाए घर का दरवाज़ा खोलकर मायके लौट आई थी। टूटे हुए दिल व उजड़ी हुई गृहस्थी के दुख से सारिका दीदी थर थर काँप रही थी। मम्मी पापा और पूरे घर ने उसे आत्मीयता का गरम लिहाफ उड़ाकर संभाल लिया था। अब दीदी की सारी मस्ती स्वाह हो गई थी। वे कभी ठीक से पढ़ी नहीं। जैसे तैसे उन्हें पापा ने एक आध कोर्स करवाकर स्कूल में नौकरी दिलवा दी थी। पुनर्विवाह तो क्या, उस घर में विवाह शब्द एक अछूत रोग की तरह माना जाने लगा। यहाँ तक कि सुरभि के लिए विवाह प्रसंग कभी छिड़ा ही नहीं। वह तो अच्छा हुआ कि नीरज की शादी सारिका की शादी के महीने भर बाद ही हो गई थी, वरना आज वही खूबसूरत नुकीला पत्थर उसके सामने कुर्सी पर बैठा था। सुरभि सोच में पड़ी थी, क्या वह पोल खोल दे? ना मालूम कितनी और गृहस्थियां उजाड़ देगी यह। किंतु ऐसा क्यों होता है कि हमेशा पति पत्नी और वो में सबसे अधिक दोष वो को देते हैं? क्या स्त्री प्यार, प्रशंसा व प्रलोभनों से परे हैं? क्यों पुरुष के हाथ उसके अपने वश में नहीं रहते? इसी उधेड़ बुन में डूबती उतराती वह राजीव अग्रवाल से आज की मीटिंग के बारे में बताने दाखिल हुई। केवल 42 वर्ष की उम्र में राजीव जिस मुकाम पर पहुंचा था वह मुकाम पुराने ज़माने में 60 साल तक भी हासिल नहीं होता था। कंपनी का सीईओ, मोटी तनख्वाह, उससे भी मोटे बोनस, उससे भी अधिक धाक, देश विदेश की डिग्रियां हासिल करके उसने अपने लिए कॉरपोरेट जगत में एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। बड़ी बड़ी कंपनियां व बैंक उसे पके आम की तरह लपकने को तैयार रहते थे। सुरभि स्वयं भी अत्यंत मेधावी थी। आईआईएम में सबसे पहले वह बड़ा पैकेज उसी को मिला था। 2 साल जापान रही, फिर लंदन। राजीव अग्रवाल से उसकी मुलाकात लंदन में हुई थी। जिस कंपनी में सुरभि काम कर रही थी उसका विलय दूसरी कंपनी में होने वाला था। राजीव अग्रवाल ने उसकी योग्यता को भांप लिया था और उसे सीधे 4 सोपान आगे की पोस्ट व तनख्वाह दे डाली थी। सुरभि भी इंडिया वापस आना चाहती थी, सो आ गई। बस तब से वह मुंबई में काम कर रही थी। उस पर राजीव की योग्यताओं की प्रमाण पट्टी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जो व्यक्ति अनेक डिग्रियां हासिल कर ले, जो करोड़ों रुपयों का ढेर लगाता हो, परंतु जिसका कोई नैतिक चरित्र ना हो, जो धड़ल्ले से बात बात पर झूठ बोलता हो, जो अपनी पत्नी का फ़ोन देखकर काट देता हो, जो मीटिंग व क्लाइंट का भूत अपनी घर गृहस्थी पर लादे रहता हो, जो पति पिता व पुरुष की मर्यादा न पहचानता हो, उसे सुरभि ना तो आदर दे सकती थी ना अपनी दोस्ती। सुरभि के पिता अक्सर अंग्रेजी की एक कहावत कहा करते थे जिसका सारांश था, मैं कॉलेज तो गया परंतु शिक्षित नहीं हुआ।
बस यूँ समझ लीजिए कि राजीव अग्रवाल उस कहावत का साक्षात प्रमाण था। एक बार एक बेहद खूबसूरत किंतु 55 वर्षीय महिला क्लाइंट ने सुरभि से कहा था, तेरा बॉस तो मुझ जैसी बुढ़िया पर भी लाइन मार रहा था। सुरभि कर भी क्या सकती थी? चारों तरफ यही सब तो बिखरा पड़ा था। आज के ज़माने में दो ही तो पूजे जा रहे हैं, फ़ायदा और पैसा। कभी वह सोचती थी, क्या इन पुरुषों की पत्नियों को इनके चक्करों का पता नहीं चलता? क्या ऑफिस में काम कर रही विवाहित महिलाओं के पतियों को पता नहीं चलता? या फिर पता होते हुए भी वे खुली आंखों सोते रहते हैं? या फिर पैसे की हाय हाय ने प्यार व वफा का कोई मतलब नहीं रहने दिया है? जो भी हो, जिजीशा की नियुक्ति के बाद जिजीशा और राजीव को अक्सर ऑफिस के बाद इकट्ठे बाहर निकलते देखा जाता था। जिजीशा अभी तक स्वतंत्र थी और उसी तरह स्वच्छंद भी। पता नहीं विनय को और विनय की तरह कितनों को कब और कहाँ छोड़ आई थी। सुरभि का रिश्ता शुद्ध कामकाज से था। रात को सोते समय कभी कभी पापा की सुनाई हुई लाइनें, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए, मज़े के लिए दोहराती थी। परंतु वह आराम की नींद कब सो पाई थी? अभी जिजीशा को आए 4-5 महीने ही हुए थे कि वह अचानक एक हफ्ते तक ऑफिस नहीं आई, और जब आई तो बेहद दुबली लग रही थी। मेकअप के भीतर भी उसके गालों का पीलापन छिप नहीं पा रहा था। एक भयावह डर उसकी आंखों में तैर रहा था। पता चला कि जिजीशा बीमार है, बहुत बीमार। क्या हुआ उसे? सबकी जबान पर यही सवाल था। 15 दिन ऑफिस आने के बाद वह फिर गैर हाजिर हो गई थी। वह अस्पताल में भर्ती थी। उसके रोग का निदान नहीं हो पा रहा था। सुरभि फूलों का गुलदस्ता लेकर उससे मिलने गई थी और शीघ्र स्वस्थ हो जाओ भी कह आई थी। फिर एक दिन ऑफिस में उस खबर का बर्फीला तूफान आया। जिजीशा के रोग की पहचान की खबर। जिस रोग के लक्षण उसे छीन कर रहे थे, उसने उसके अतरंग दोस्त के होश उड़ा दिए थे। राजीव अग्रवाल का ऑफिस व घर मानो 8 फुट मोटी बर्फ से ढक गया था। सबके दिमाग में अफरा तफरी मची थी। जिस बीमारी का नाम लेने की हिम्मत न होती, उस एचआईवी के लक्षण जिजीशा की रक्त धमनियों में बह रहे थे। कितने ही लोग अपने अपने रक्त का निरीक्षण करा रहे थे। सुरभि भयभीत हो उठी। आज पहली बार सुरभि इतनी बेचैन हुई। वह उस कड़ी को देखकर कातर हो रही थी जो सारिका दीदी, आरुषि और विनय को जोड़ रही थी। विनय और जिजीशा के रिश्ते की कड़ी। घबराकर उसने पहली फ्लाइट पकड़ी और मुंबई से अपने घर लखनऊ आ गई। सुरभि मैडम को क्या हुआ? उसके ऑफिस में एक प्रश्नवाचक मुंह की जिज्ञासा तैर गई। लखनऊ पहुंचकर बगैर किसी से कुछ कहे सुने उसने सारिका दीदी और आरुषि के तमाम टेस्ट करवाए, और जब दोनों के निरीक्षण से डॉक्टर संतुष्ट हो गए, तब जाकर वह इत्मीनान से पैर पसार लेट गई। माँ ने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और स्नेहपूर्वक उसके माथे का पसीना पोंछने लगी। एसी चल रहा है और तू है कि पसीने में तरबतर, जैसे किसी रेस में दौड़कर आई हो। रेस में नहीं मम्मा, मैं तो महारेस में दौड़कर आई हूँ। ट्राइथलॉन समझती हो, बस उसी में दौड़कर लौटी हूँ। हक्की बक्की माँ उसका मुंह ताकती रह गई। मन ही मन सुरभि माँ से जाने क्या क्या कहे जा रही थी। एक ही जीवन में कई तरह की दौड़ हो गई। सबसे पहले मॉल रोड पर साइकिल चलाई, फिर पढ़ाई, कैरियर और सारिका दीदी की बिखरी हुई जिंदगी के दलदल में फंसी, और दौड़ का अंतिम चरण, वह तो मुंबई से लखनऊ, लखनऊ से अस्पताल, अस्पताल के गलियारों की दौड़। उफ, ये अंतिम दौर उसका कठिनतम दौर था। उसे लगा जैसे दीदी और आरुषि किसी सुनामी से बचकर किनारे पर सुरक्षित पड़ी हों। निश्चिंतता और माँ की गोद उसे धीरे धीरे नींद की दुनिया में ले जाने लगी। वह सपनों के हिंडोले में झूलने लगी। अचानक उसे लगा कि अगर विनय उसे मिल गए होते तो हिंडोला टूट गया। ये क्या? फिर भी वह हंस रही थी, खुशी की हंसी, राहत की हंसी। अच्छा हुआ विनय की वह नहीं हुई।
तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है लोभ। शाम के धुंधलके का गहरा साया पूरे परिवार के चेहरे पर घना हो गया। सभी बेहद शांत और थके हुए हैं। दिन भर मजदूरों के साथ एक पैर पर खड़ा रहकर उन्हें बातों में उलझाए रखना और फिर इस बात का भी पूरा ख्याल रखना कि उन्हें पता नहीं चले कि वे निगरानी में हैं, साधारण बात नहीं है। दिन भर मजदूरों के साथ ही परिवार के सभी लोग शाम होते होते थक कर चूर हो जाते हैं। सुबह में जगी उम्मीद की किरण शाम होते ही निराशा के गहरे अंधकार में डूब जाती है। दोनों भाई अजीत और सुजीत आंगन में चौकी पर चुपचाप बैठे हैं, जैसे किसी के पास कुछ भी कहने को नहीं है। सुजीत की पत्नी आंगन के पूर्वी हिस्से में चपाती बेलकर तवे पर सेकने में लगी है। आंगन का पश्चिमी हिस्सा घर से निकाली गई मिट्टी के ढेर से भरा है। दोनों भाइयों के सामने थोड़ी देर पहले का बना नींबू की चाय का प्याला चौकी पर रखा हुआ है, उपेक्षित सा, जैसे चाय पीने की इच्छा किसी को नहीं हो। 13वीं तक दूध की चाय भी नहीं मिल सकती। ये सोचते हुए अजीत ने चाय का प्याला उठा लिया। मैं तो पहले ही कहा था कि घर खुदवाने की कोई ज़रूरत नहीं, सुजीत ने कहा। अम्मा इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ही थी कि ज़मीन में गाड़ कर रख देती, वह भी इतनी मूल्यवान चीज़। अजीत की पत्नी सुषमा और देवरानी महिमा ने एक साथ तीखी नज़रों से सुजीत की ओर देखा, जैसे उसने कोई अजीब बात कह दी हो। हर जगह खाक छानने के बाद ही तो खुदाई शुरू हुई ना, अजीत ने कहा। हमने ही यह भूल की कि मकान बनाने के बाद फर्श का काम अधूरा छोड़ दिया। यदि उसी समय फर्श का काम पूरा हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। बाबूजी से पूछ लेने में क्या हर्ज है? सुजीत घूम फिरकर बाबूजी के पास चला आया। पूछना ही होता तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही क्या थी? अजीत ने तीखे स्वर में कहा। उनसे पूछने का मतलब तो यही है ना कि हमें उन पर भरोसा नहीं। भरोसा होता तो खुदाई की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? यह बात सुजीत के गले में अटक कर रह गई। वो चुप लगा गया। बोलना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी वो बहुत कम बोलता है। रमा जी को गुजरे 7 दिन हो गए हैं। वैसे वो बीमार नहीं थी, बीमार तो आलोक जी चल रहे थे। सो रमा जी का जाना काफ़ी आश्चर्यजनक और तकलीफ़देह था। पर मृत्यु का क्या भरोसा, किसे लेकर कब चली जाए। मृत्यु का इंतज़ार करने वाले ताकते रह जाते हैं और जिसे जाना होता है बिना किसी हवा फिटकरी के चल देता है। रमा जी के साथ भी यही हुआ। खबर मिली तो भरोसा ही नहीं हुआ, पर बाबूजी की आवाज़ झुठलाई तो नहीं जा सकती थी ना। सो खबर मिलते ही आनन फानन में दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ घर आ पहुँचे। बाबूजी के साथ ही गांव के लोग भी दोनों भाइयों की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। रमा जी का शव आंगन में पड़ा था। उन सबके आने के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रुदन और चित्कार से दोनों बहुएं सुषमा और महिमा का बुरा हाल था। लोग सांत्वनाते ही रहे थे। जो होना था वो हो गया, अब रोने धोने से क्या फ़ायदा। अम्मा जी के हाथ में जादू था। गांव के लोग रमा जी के जाने से दुखी थे। उनकी जुबान पर एक ही बात आ रही थी, जैसे इसके अलावा रमा जी में और कोई खासियत ही नहीं रही हो। कैसी भी चोट मोच हो, अम्मा का हाथ पड़ते ही ठीक हो जाता था। अब तो सीधे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, नाहक में हजारों का खर्चा उठाना पड़ेगा, सो अलग से। रमा जी छोटी चोट मोच की बड़ी डॉक्टर थी। उसके वश का नहीं होने के बाद भी किसी को डॉक्टर से दिखाया जाता, सो लोगों के अंदर रमा जी के जाने का गहरा दुख था। यूं ही कोई किसी के लिए रोता नहीं, बिना स्वार्थ के। रमा जी किसी के चोट मोच को ठीक करने की एवज में एक पैसा नहीं लेती। वही तेल मालिश की ज़रूरत होती तो अपना ही तेल खर्च करती। कहती, जब ईश्वर ने हाथों में इल्म दी है तो उसे बेचूं क्यों? किसी को फ़ायदा हो गया तो वह 1000 दुआएं देगा और उन दुआओं का फ़ायदा उनके बाल बच्चों को मिलेगा। इससे ज़्यादा भला रमा जी को चाहिए ही क्या। सो बिना फीस के वे एक अच्छी डॉक्टर थी और यह बात सबके लिए सोने में सुहागा जैसी थी। गांव में बाबूजी की अच्छी साख और ज़मीन जायदाद है। पूरा गांव उन्हें सम्मान की नज़र से देखता है, आदर प्रतिष्ठा देता है।
सो श्राद्ध कर्म भी पुराने चलन के अनुसार ताम झाम के साथ होगा। चाचा का कहना था कि अपने घर का कोई भी यज्ञ ऐसा वैसा नहीं हुआ है, सो श्राद्ध में 1 लाख से कम खर्च आने का कोई सवाल ही नहीं है। पूरे गांव को भोज दिया जाएगा। दही, चूड़ा, पूरी, जलेबी और बुनिया के अलावा हर व्यक्ति के लिए 2-2 रसगुल्ले, 3-4 किस्म की सब्जियां तो होनी ही चाहिए। आलू के अचार और मुरब्बा भी। गांव जवार के खाने वाले लोग भी 2000 से कम नहीं होंगे। सभी को खिलाया जाएगा। ऐसा ना हो कि कोई बाकी रह जाए और उसकी आत्मा में अम्मा जी के भोज में न खाने का मलाल रह जाए। मलाल रह गया तो समझो सारा खर्च बेकार हो गया। सो कहीं कोई कमी नहीं होगी, चाहे जितने रुपए लग जाए। आखिर इज्जत हुकूमत के लिए ही तो आदमी कमाता है। उस पैसे का क्या महत्व जिससे आम लोगों को कोई फायदा ना हो। शमशान घाट से लौटने तक 10,000 रुपये निकल गए। 5 गाड़ियों में भरकर 100 से ज़्यादा लोग शव यात्रा गए थे। बाजा गाजा अलग से। शमशान घाट पर कुछ लोगों ने छक्कर, पूरी जलेबी के साथ दारू का भी लुत्फ़ उठाया। अजीत को घीसू माधव याद आ गए। गरीब तो इसी के लिए जीते हैं ना। कभी अच्छा भोजन और दारू मिल जाए तो जन्म सवारत होने जैसा लगने लगता है। गांव देहात में या किसी की मरनी हरनी पर ही मिलता है। अजीत को ये सब बहुत बुरा लगा, किंतु चाचा की इजाज़त होने के कारण कुछ बोल नहीं पाया। जो करना है करे। कल होकर ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैंने रोक दिया। दोनों भाई जी खोलकर श्राद्ध और दान में खर्च करने के लिए तैयार हैं, किंतु बीच में ये झंझट आन खड़ा हुआ है। अब इससे भी तो निपटना ही पड़ेगा ना। अतेष्टि से लौटे तो शाम हो गई। आंगन में क्रिया लगाने की विधि शुरू हुई तो बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे ये हल्की बारिश के रूप में तब्दील हो गई। लोगों की आवाजाही और बारिश के कारण पूरा घर, आंगन पाक से किचकिच हो गया। इस बारिश को भी अभी होना था। सब कुछ होने के बाद रात में बरसता तो क्या बिगड़ जाता, अजीत ने सोचा। पर मौसम पर किसका वश है। बारिश को जब होना होगा होगा। बहरहाल किसी तरह क्रिया की विधि पूरी हुई। अम्मा जी के पास एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें वे अपना सारा गहना रखती थी। सबसे पहले महिमा ने बात उठाई। वो तो मैंने भी देखा था जब मैं ब्याह कर घर लाई गई थी। अजीत की पत्नी सुषमा ने कहा। उसी बक्से के अंदर से अम्मा ने सोने का कंगन निकाल कर मुझे दिखाया था। अम्मा का कहना था कि इस बक्से में रखे गहने दादी अम्मा के हैं, जो उन्हें विरासत में मिले हैं, और अम्मा के बाद इस पर हमारा अधिकार हो जाएगा। वो 10 इंच चौड़ा, 12 इंच लंबा और 6 इंच मोटा लकड़ी का एक छोटा बक्सा था, जिसे अम्मा सहेज कर रखती थी। बक्से की खासियत ये थी कि उसमें ताला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बढ़ई ने लकड़ी की कील फंसाकर कुछ इस तरह बनाया था कि जानने वाले ही उसे खोल सकते थे। अनजान व्यक्ति लाख दिमाग लगाकर भी उस बक्से के खुलने का रहस्य नहीं जान सकता था। पता ही नहीं चलता था कि वह बक्सा खुलेगा किधर से। बक्से में ढेर सारे गहने थे पुराने जमाने के। महिमा ने पूछा, कहाँ है वो बक्सा? अम्मा के संदूक में होगा, सुषमा ने कहा। लाखों रुपए के गहने हैं उसमें। मैंने कभी वो बक्सा देखा ही नहीं। अजीत सन्न रह गया। देखो तो कहाँ है। रात में ही बक्से की तलाशी शुरू हो गई। संदूक पुराने ज़माने के साजो सामान से भरा पड़ा था। कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो आज के ज़माने के लिए फालतू या बेकार थी, या उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, पर अम्मा ने उन सारी चीज़ों को सहेज कर रखा था। हाथ के बुने कपड़े के आसन, कसीदा काढ़े हुए पंखे, चोर बट्टू, मौनी, पोती और ना जाने किन किन फालतू चीज़ों से भरा था संदूक। ये संदूक भी दादी अम्मा के ज़माने का ही था, जिसे अम्मा ने अभी तक सहेज कर रखा था। संदूक से एक एक चीज़ निकाल कर बाहर रख दिया गया। गद्दा, रजाई और तोशक भी। लगभग 1 घंटा इसी में निकल गया, पर बक्से का उसमें कहीं अता पता नहीं चला। इस तरह जहाँ जहाँ अंदेशा था वहाँ बक्से की तलाश कर ली गई। वह तो कहीं मिल ही नहीं रहा। महिमा ने परेशान होकर कहा, जाने कहाँ छुपा कर रखा है अम्मा ने। घर में ही होना चाहिए, जाएगा कहाँ? अजीत ने कहा। अम्मा और बाबूजी के सिवाय इस घर में रहता ही कौन है जिस पर शक किया जा सके?
हम लोग बाहर ही रहते हैं। क्या पता बाबूजी ने रखा हो, सुजीत ने अपनी शंका व्यक्त की। उनके कमरे में चौकी और बिस्तर के सिवा है ही क्या? अजीत ने कहा। अलमारी भी तो नहीं है वहाँ। अपने कपड़े भी वे दीवार में लगी कील पर टांगते हैं। उन्हीं के पास होगा बक्सा, सुजीत ने जोर देकर कहा। कल सुबह पूछ लेंगे। उनसे पूछोगे बक्से के बारे में? अजीत खींच गया। वे क्या जानते होंगे? क्या तुम्हें पता है कि महिमा अपने गहने कहाँ रखती है? ये हर औरत का निजी मामला होता है और पति को इससे कोई मतलब नहीं होता। यदि बक्से के बारे में उनसे पूछ ही लिया तो क्या सोचेंगे वे? यही ना कि इधर अम्मा मरी है और हमें गहने की फिक्र पड़ी है। गहने के लिए लालची हो गए हैं हम, जबकि उस पर हमारा ही हक है। सुजीत चुप था। उसने मुंह खोला। तर्क करने से क्या फ़ायदा? मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। अब उसके लिए कहाँ तक जान खपाई जाए? घर में जहाँ भी बक्सा होने की संभावना थी, तलाशी कर ली गई। एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार, पर कुछ भी पता नहीं चला। सारे लोगों के लिए बक्सा रहस्यमयी चीज़ बनकर रह गया था। थक हार कर सभी एक जगह बैठ गए। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। सुजीत 2 पल के लिए बरामदे तक गया और भाभी जी को अपने कमरे में चौकी पर चित पड़े देखकर लौट आया। कमरे में लालटेन की हल्की रोशनी फैली थी। उनके सिरहाने रखा लंबी डोरी से बंधा पीतल का लोटा चमक रहा था। वे इसी लोटे को लेकर हर सुबह दिशा फराकत को जाते थे और ब्रह्मा बाबा के पास स्थित कुएं पर आकर हाथ मुंह धोते थे। चौकी पर चित्त पड़े, जाने वे गहरी नींद में थे या अम्मा के जाने के अवसाद में थे, कुछ भी पता नहीं चला पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा ने चोरी के डर से वह बक्सा जमीन के अंदर गाड़ कर छुपा दिया हो? सुषमा ने जैसे ही कहा, सबके सामने एक विकल्प खुल गया। गांव देहात में चोरी की घटनाएं आम बात है और प्रायः औरतें अपना गहना जमीन के अंदर छुपा देती हैं ताकि चोरों को भी इसका सुराग नहीं लग सके। जब बक्सा घर में कहीं मिल ही नहीं रहा तो जरूर वह जमीन के अंदर ही कहीं गड़ा होगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किस घर के किस कोने या जमीन के किस हिस्से में हो सकता है? सुजीत ने सहज ये सा सवाल किया तो सभी असहज हो गए। चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। हाँ, ये बात तो ठीक है, अजीत ने कहा। ये तो अम्मा को ही पता होगा और अब अम्मा रही नहीं बताने के लिए। होगा तो किसी ना किसी घर के अंदर ही, महिमा ने कहा। मिट्टी खोदने के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ है। घर में श्राद्ध है, ऐसे में मिट्टी खोद कर बक्सा तलाश करना वाजिब नहीं, सुजीत ने कहा। फिर ये कम झंझट का भी काम नहीं। पता होता है कि कहाँ है तो काम चल भी सकता है। ये तो हवा में तीर चलाने की कवायद से कम नहीं होगा। तुम्हें तो हर काम में मीन मेख निकालने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अजीत ने सुजीत को आड़े हाथों लिया। ये नहीं सोचते कि बक्सा गया कहाँ और कैसे हासिल किया जा सकता है। उल्टे बनती राह पर रोड़े डाल रहे हो। पता भी है तुम्हें कुछ? पुराने ज़माने के बहुत सारे गहने होंगे उस बक्से में। 10 लाख से ऊपर के ही होंगे आज की तारीख में। पर तुम्हें उसमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मिल जाए तो समझो ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई मिल गई। लाख रुपए से ज़्यादा श्राद्ध में ही खर्च है। जो करना है करो, मुझे क्या? सुजीत चुप हो गया। मामला पेचीदगी भरा था। अजीत इस बात से घबरा रहा था कि उस बक्से के बारे में बाबूजी से कैसे पूछा जाए। इधर बक्सा था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जादुई बक्से की तरह सबके लिए रहस्यमयी बना हुआ था। पर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही है, वो भी ऐसा कि बाबूजी को भी इस संबंध में कुछ पता नहीं चले। हाँ, मिल जाने के बाद उन्हें बताने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आखिर तो वे गहने हम लोगों के लिए ही है ना। सोचते सोचते सहसा अजीत को विकल्प मिल ही गया। क्यों ना घर के आंगन एवं कमरे के फर्श का काम करा दिया जाए। काम कराने के लिए मिट्टी की खुदाई ज़रूरी ही है। इस तरह वो बक्सा भी मिल जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। श्राद्ध में कोई घर का काम कराता है? सुजीत फिर टपक पड़ गया। लोग क्या कहेंगे? और फिर भी यदि बक्सा नहीं मिला तब तो हजारों का खर्च बेकार ही जाएगा। नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, पर हम पहले ही हार क्यों मान लें? अजीत ने तिक्त भाव से कहा। कौन उसके बिना रोजी रोटी के लाले पड़े हैं?
फिर घर का काम भी तो किसी ना किसी दिन कराना ही है, इसी बहाने काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन बाबूजी काम कराने की अनुमति देंगे तब ना? अजीत की पत्नी सुषमा ने शंका व्यक्त की। यदि मना कर दिया तो? कि तुम लोग उस बक्से की तलाश कर लो या मैं जो करता हूँ उसे करने दो। अजीत खींच पड़ा। ज़्यादा चक्कर पक्कर मत करो। सभी चुप हो गए। जो कुछ करना है अजीत के जिम्मे, उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं बोलना है। क्या पता कब सिर पर आसमान उठा ले। श्राद्ध कर्म बीतने के बाद अजीत ने कहा, बाबूजी, हम चाहते हैं कि घर के सभी कमरे का फर्श बना दिया जाए। घर में जहाँ जहाँ मरम्मत की ज़रूरत है उसे भी ठीक करा दिया जाए ताकि घर रहने लायक हो सके। बाबूजी काफ़ी देर तक गुमसुम बैठे रहे, जैसे काफ़ी कुछ सोच विचार कर रहे हों। फिर बोले, अब घर ठीक करा कर करोगे क्या? तुम सबको तो बाहर ही रहना है। रह गया मैं बरामदे में ही रह लूँगा। फिर श्राद्ध में जाने कितने रुपए खर्च हुए। काम लगवाओगे तो उससे भी 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा आ जाएगा। मेरी समझ से तो ऐसे ही रहने देना ठीक होगा। आगे तुम लोगों की मर्जी। बाबूजी ने एक तरह से अनुमति दे दी। इसके बाद कमरे का फर्श बनाने के लिए कमरे से मिट्टी निकालने का काम शुरू हुआ था और एक एक दिन करके 10 दिन निकल गए। इस क्रम में 3 कमरे का फर्श भी तैयार हो गया। शेष बचे 2 कमरों से भी मिट्टी निकाल ली गई थी और फर्श बनाने का काम चल रहा था, लेकिन बक्सा कहीं नहीं मिल पाया था। अब काम भी समाप्त होने वाला है, लेकिन बक्सा नहीं मिला। अजीत ने गहरी उदासी के साथ कहा, सारा खर्च भी बेकार हो गया। मैं पहले ही कह रहा था पर आप माने नहीं। सुजीत ने खींचते हुए कहा, बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ये सोचकर अजीत चुप हो गया। फिर बात बढ़ती तो बाबूजी तक भी पहुंचती। शाम के करीब 7 बजे बाबूजी अपने कमरे में पहुंचे। कुछ देर तक इत्मीनान से बैठे, जाने क्या सोचते रहे। फिर अजीत को आवाज़ दी। अजीत के आने के बाद बाबूजी ने सभी को अपने कमरे में बुलाने के लिए कहा। सबके आने के बाद एक एक के चेहरे को कुछ क्षण तक निर्विकार रूप से देखते रहे। फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम लोगों को जिस चीज़ की तलाश है वो मेरे पास है, मेरे कमरे में है। लेकिन तुम लोगों को पहले ही मुझसे बताना चाहिए था। फर्श बनाने में नाहक इतना बड़ा खर्च नहीं होता। आखिर फर्श बनाने या घर मरम्मत कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बाबूजी को कैसे पता चला? ये किसी की समझ में नहीं आया। बाबूजी ने आहिस्ता से अपने सिरहाने से तकिया और कपड़ा हटाया। फिर बोले, बक्सा यहाँ है। मैंने काफ़ी पहले इस चौकी के अंदर मिस्त्री बुलाकर फिट करा दिया था ताकि चोरों से सुरक्षित रहे। फिर वे धीरे से उठे और खूंटी पर टंगी कमीज से चाबी निकालकर अजीत को दिया। देख लो कि बक्से में क्या क्या है और दोनों भाई बांट लो। ताकि बाबूजी ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। एकाएक सभी को लगा कि पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। सभी सन्न रह गए। बाबूजी शून्य में नजरें टिकाए जाने क्या सोच रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ दोनों कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और ऐसी ही ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।